Hello, students of Star 6 to 8. Once again, I am in front of you to teach you the furtherly what I just taught in earlier classes. मेरे प्यारे 6 से 8 के बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने एसएसटी का हिस्ट्री कंपोनेंट पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ. Dear students, in earlier classes, I have just discussed about the definition of history and its classification. जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हिस्ट्री को जेम्स मिल ने डिवाइड किया पीरियड के आधार पे, इंडियन हिस्ट्री को स्पेशली, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के रूप में डिवाइड किया. इनिशियली द रूल्ड इन इंडिया बाय हिंदू रूलर्स. आफ्टर दैट the ruling done by the Muslim rulers, and in 17th or 18th century, or you can say in the mid of 18th century, there was introductions of the Britishers, right? लेकिन उस डिवीजन का, उस क्लासिफिकेशन का कुछ डिमेरिट्स था. उस क्लासिफिकेशन का अगर देखा जाए तो पूरे क्लासिफिकेशन में उसने हिंदू और मुस्लिम रूलर्स के बारे में बहुत कुछ सही बात नहीं बताया और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. और उसके क्लासिफिकेशन का जो पर्पस रहा, वो पर्पस ये रहा कि ब्रिटिश रूलिंग का और ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशंस को उन्होंने रिफ्लेक्ट करके किया. भारतीय इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो रूलर्स के थे, उन पे उसने बहुत अच्छी तरह से, सही रूप से प्रकाश नहीं डाला है. और केवल ब्रिटिश के टाइम में जो रूलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन था और उनके सिस्टम्स को उन्होंने डिजाइन किया. और इसके साथ ही उसने अपने क्लासिफिकेशन में ये बताने का प्रयास किया कि ब्रिटेन और यूरोपियन और यू कैन से जो वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशंस आदि को उसने प्रायोरिटी दिया. उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ट्रेडिशन, वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे को उन्होंने हाईलाइट किया. उनके अनुसार ये मानना था कि इंडिया के पीपल्स, इंडिया की सोसाइटी बहुत बैकवर्ड था और यूरोपियन सोसाइटी और कल्चर, यूरोपियन ट्रेडिशन, यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सिविलाइज्ड करने का काम कर रहा है. लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें, जिस सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, तो भारतीय कल्चर, भारतीय सिविलाइजेशन और भारतीय ट्रेडिशंस को पूरा दुनिया याद करता है. तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जेम्स मिल्स का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेबल और सही इन्फॉर्मेशन इंडियन हिस्ट्री का और इंडियन के बारे में नहीं देता है. जैसे कि स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स और स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स, सभी को इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि इंडिया में जो अभी प्रेजेंट हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ब्रिटिश और ब्रिटिश की रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. नो डाउट ब्रिटिश रूलिंग में पूरी इंडिया बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा पीपल्स एक्सप्लॉयटेड हुए, लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉपर, एक सर्टेन सिस्टम देने का काम ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ. अगर भारत की, आज की भारत की हम बात करें, नेशन स्टेट के रूप में भारत की बात करें, तो निश्चित रूप से इसमें ब्रिटिश रूलिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं. आज हम आज़ाद हुए और आज़ाद होकर के इंडिया एक नेशन स्टेट अगर फॉर्म हुआ, तो निश्चित रूप से इसमें ब्रिटिश रूलिंग के कारण हम कह सकते हैं. नो डाउट ब्रिटिश रूलिंग के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के कारण,
एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के कारण पीपल्स जो थे डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के वो सारे यूनिफाई हुए, और यूनिफाई होकर के जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और हम एक रिपब्लिक कंट्री बन करके दुनिया के मैप में आ गए और दुनिया में एक सफल डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में भारत की आइडेंटिफिकेशन हुई। नो डाउट मेरे प्यारे बच्चों, इन वेरी डिटेल्स वी विल फर्दरली स्टडी इन दिस क्लास एंड फर्दरली इन सीनियर क्लासेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नो डाउट इन स्टैंडर्ड 8 you have to study the little bit explanations of the British ruling in every sector, either political sector or social sector or economical sector। कैसे कुछ ब्रिटिश के टाइम में इंडिया का डिफरेंट सिस्टम ग्रो किया, उसको हम लोग आपको पूरी क्लास स्टैंडर्ड 8 में आप पढ़ोगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिटिश की रूलिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। राइट, कॉलोनियलिज्म, एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन लास्ट वीडियो, कॉलोनियलिज्म इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पावरफुल country just occupy weak country for economical as well as political benefit, right? The purpose of the politics is also to get benefit, right? So what happened during the 18th century? During the 18th century, the different European countries just started to come out in India, right? Because during that time there was big source of the cottons, silks, peppers and different spices of Indian market. So every countries of Europe just wanted to do or expand trading relationship with India, as they can generate a lot of income. Dear students, colonial, the meaning, the definition of colonial is when a country is acquired by another country, leads to change in social, culture, economic and political sphere, it leads to colonization। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में लेता है या वहाँ पर मार्केट एक्सपेंड करता है, तो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप के साथ साथ उस वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और अदर कल्चरल रिलेशनशिप भी डिजाइन होता है। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और यूरोपियन कंट्रीज जब इंडिया में आए, तो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ट्रेडिशंस का यहाँ काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। लोग डिफरेंट अदर लैंग्वेज को समझ पाए और इसके साथ ही दुनिया के चारों तरफ या यूरोप में या दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या कुछ घटना घट रही थी, उसकी जानकारी इंडियन पीपल्स को भी हुआ और इंडियन पीपल्स भी काफ़ी सीरियस हुए और आगे चल करके भारत में बहुत सारा सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला। सेकेंड, ब्रिटिश रूल बाउट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेक्टर को ही नहीं चेंज किया, बल्कि भारतीय में भी न्यू टेस्ट, नए ट्रेडिशंस, न्यू प्रैक्टिसेस का एक्सपेंशन किया। यहाँ के लोग भी यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर, ट्रेडिशंस आदि को समझे और उनके कुछ अच्छाइयों को हमने ग्रास्प भी किया। और इसके साथ ही, लेकिन एक बार जैसा हमने बताया कि ब्रिटिशर्स हमेशा वह एक ऐसे ग्रामीण भारत को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया कि जहाँ पर केवल गरीबी भरी हुई थी, जहाँ पर केवल गंदगी भरी हुई थी, हमारी अच्छाई उन्हें कभी नज़र में नहीं आया। उन चीज़ों को, हमारे जो अच्छे चीज़ थे, हमारे अच्छे कल्चर जो थे, हमारे अच्छे जो सिस्टम्स थे, उसको उन्होंने कभी दुनिया के नज़र में लाने का प्रयास नहीं किया। तो कहने का मतलब एक लाइन में ये समझे कि कॉलोनाइजेशन के कारण ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आया तो न्यू टेस्ट, न्यू कस्टम्स और न्यू प्रैक्टिसेस का इंडिया में एक्सपेंशन हुआ।
Now the next topic, how do we know administration? There was much more importance of the administration, right? And whenever we will see the administration of the Britishers, we will definitely be find something goodness, and to learn from the British administration what we have designed right now, right? So the what do you, how do we know administration? One important source is the official records of the ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे उस समय के बारे में सही जानकारी देने के लिए एक रिकॉर्ड के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं. और हमारे इतिहासकार हमारे 18th सेंचुरी और उसके बाद की अगर इंडिया की बात करें, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो उस समय के इतिहास, उस समय के डिफरेंट इंसिडेंट आदि को समझने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे रिकॉर्ड्स थे, उन सारे रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. कहता है द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड. ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा मेरिट था कि उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको प्रिजर्व करके रखते थे, मतलब उनको सुरक्षित करके रखते थे, इसलिए कि उसका उन्हें यूज उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा होगा और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम बेटर रूलिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंडिया से हम इकोनॉमिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल डोमिनेंस बना सकते हैं. इसलिए इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड्स को काफ़ी प्रिजर्व करके रखा. और यूँ कहें तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में, सारे डिपार्टमेंट्स में एक अलग से रिकॉर्ड रूम का उसने डिजाइन किया, जहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था और उस रिकॉर्ड को वो यूज करते थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड द म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश्ड. इतना ही नहीं, केवल उसने डिफरेंट ऑफिस में रिकॉर्ड्स रूम का ही इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, इसके अलावा बहुत सारे इंफॉर्मेशंस के लिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स आदि को प्रिजर्व करने के लिए उसने आर्चिव्स और कहा जाए तो बहुत सारे म्यूजियम्स को इस्टेब्लिश किया, जिससे कि उन सारे म्यूजियम्स आदि और आर्चिव्स के माध्यम से उस समय की हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है. Several other sources studies together give a better picture of administration. तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनके कोर्ट, उनके रूलिंग, उनके एडमिनिस्ट्रेशन आदि के बारे में जानकारी तो मिलता है, लेकिन उन सारे सोर्सेज से भारत के रियल इमेज की जानकारी हमें नहीं मिलती है. भारत के गाँव में यहाँ क्या कल्चर था, क्या लोग पहनते थे, क्या खाते थे, कौन सा प्रोफेशन करते थे और किस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, किस तरह से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, ये सारी जानकारी अगर देखा जाए तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से हमें नहीं मिलता है. लेकिन इसके अलावा ऑफिस रिकॉर्ड्स के अलावा, म्यूजियम्स और आर्चिव्स के अलावा और भी दूसरे सोर्सेज थे, जिस सोर्सेज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब इतिहास की जानकारी, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं. तो ऐसे ही जो सोर्सेज थे वो सोर्सेज आप कह सकते हो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, autobiographies, reports, experiences of the travelers, novels and poems are some other important source of information of British ruling. right? तो ब्रिटिश रूलिंग के और भी सोर्सेज के रूप में हम कह सकते हैं उस समय के ऑफिशियल रिकॉर्ड, उनके लेटर्स, मेमोस आदि के अलावा उनके द्वारा किया गया सर्वेज, न्यूज़पेपर उस समय के, मैगजीन्स, इसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज, इसके अलावा जो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से पिलग्रिमेज इंडिया आए थे,
ठीक है, या जो विजिटर्स इंडिया आए थे उनके डायरी से भी हमें इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है। और उस इतिहास की जानकारी में केवल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि रियल इंडिया जो था उस समय, भारत के क्या कल्चर थे, क्या ट्रेडिशन था, क्या सिस्टम था, कौन सा फेस्टिवल्स था, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, लोगों की ड्रेसिंग सेंस क्या थी, इन सारी की जानकारी हमें मिलती है करता है। इसके अलावा कुछ और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस के रूप में हम लेते हैं तो हेरिटेज, उस समय की बिल्डिंग्स आदि जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। मतलब हम उस समय के आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को आदि को हम समझ पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड source of information is records like diary of the visitors, explain the feelings, culture, traditions of people's, accounts of pilgrimage and travelers, and the autobiographies of important personality are also good source of information of during beginning of the modern time in India. डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन अबाउट ट्राइबल्स। अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या अब हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये सारे सोर्सेज से ही केवल इंडिया की सारी जानकारी मिल जाती है? क्या उस समय के सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए दीज ऑल कंटेंट्स आर इनफ? तो अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय ट्राइबल्स कैसे रहते थे, माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो कैसे रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, वर्कर्स, लैंडलेस लेबर्स जो कि दूसरे के खेतों में, दूसरे के यहाँ दास के रूप में रहते थे, वो ऐसे लोग, उन सारे लोगों की अगर देखा जाए तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। उन सारे लोगों की थोड़ी सी जानकारी हो सकती है कि कुछ पिलग्रिमेज का जो डायरीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, उससे हमें जरूर मिल जाता है, लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट सफिशिएंट, मीन्स these all things are not sufficient to get the information of the beginning of the modern time. My dear students, I will furtherly continue in next video with new chapter, trade and territory. So I think you have understand very clearly. If you have any doubt, you can make a call on my personal number. My personal number is 8210320497. Thank you. Have a nice day. Bye bye.